नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का इस आपके अपने YouTube चैनल पर सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारी ये सीरीज जो कि 500 टॉप क्वेश्चन जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है, उस सीरीज को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और तब तक ये 500 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी। और आज का काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप जरूर इस क्लास को पूरा देखिएगा और जितने भी राजस्थान के अंदर एग्जाम होने वाले हैं उन सब में ये काम आने वाली है। या तो क्वेश्चन कोई किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर क्वेश्चन आने की संभावना है, उन क्वेश्चन को इसके अंदर लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं इस आज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और इसे ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लगातार इस क्लास को देखते रहिए जिससे कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन मदद मिल सके। और करते हैं स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं वो सारे सब क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रखे हैं। हर क्वेश्चन के अंदर हम व्याख्या देखने वाले हैं और व्याख्या से जितने भी उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसी लेक्चर के अंदर शामिल करने वाले हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आर्य सभ्यता के बारे में है और अक्सर जो सभ्यता वाले क्वेश्चन है उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कई अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं इनसे। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ए ऑप्शन है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये बात एकदम सही है भाई, वो तांबा गलाने तो जानते थे। एक बार ये चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं तीनों, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी लेने वाले हैं। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये बात गलत है भाई, क्योंकि ये लोग चावल के अलावा गेहूं और ज्वार उनसे भी क्या थे, परिचित थे भाई। दो अलग और धान थे तो कि इनके परिचित है। धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का क्या था, एक साधन था। यह बात तो एकदम सही है। यह बात अब तक एक बात गलत हो चुकी है। पहला भाई तांबा गलाना इनको जानकारी थे और दूसरी बात इनकी अर्थव्यवस्था का जो साधन था वो धातु का काम ये लोग करते थे। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, ये पर्सन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि यहां से किस रंग के मर्द भांड, यहां से किस रंग के बर्तन मिले हैं, तो आप ध्यान रखना काले व लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से क्या कर रखे हैं, सफेद रंग से ज्योमेट्री आकृतियां उकेरी गई हैं। तो ये बात एकदम सही है। आपने कई बार देखा होगा, अभी भी मार्केट में मिलते हैं मिट्टी के घड़े वगैरह, उसमें भी वो धारियां वगैरह बनाई जाती है ना सफेद कलर की, उसी हिसाब से इसी टाइप से ये बनाई हुई थी, ठीक है ना। तो ये बात भी एकदम सही है। तो सही विकल्प चुनना था। आप देखिए पहला सही है, ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी सही है। ए से डी ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। आप देखिए आहार सभ्यता, आहार सभ्यता, आहार सभ्यता, एक तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस युग के है, तो आप ध्यान रखना ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण काल की है ये सभ्यता, ठीक है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि ये किसकी युग की है, तो ताम्र पाषाण युग की है। ये किस नदी के किनारे है, यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, तो बेड़च या फिर आयड़ या फिर एक और नाम आता है जिसका नाम है बनास, बनास नदी। ये तीनों नदी एक ही नाम है और जिला पूछा जाए तो उदयपुर, उदयपुर, ठीक है ना। ताम्र पाषाणकालीन बेड़च या आयड़ या बनास नदी के किनारे, इसी कारण इसको बनास सभ्यता भी कहा जाता है। बनास नदी के किनारे होने के कारण इसको बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बनास सभ्यता किसे कहता है, आयड़ सभ्यता या फिर आयड़ है वो आयड़ नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है और उदयपुर जिला। और उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से जो सबसे पहले खोज की थी वो खोजकर्ता कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है आर.सी. अग्रवाल है, आर.सी. अग्रवाल, जिसका नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ये तो इसके खोजकर्ता है, लेकिन वो कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि इसके और भी है 4 उत्खननकर्ता के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। उत्खननकर्ता अलग है भाई, उत्खननकर्ता
उत्खनन करता। तो ये 4 नाम आपको और ध्यान रखने होंगे इसके। एक तो है आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। उसके अलावा कौन से होगा? अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। उसके अलावा एच डी सांखलिया, ठीक है ना, एच डी सांखलिया, हंसमुख धीरज सांखलिया, एच डी सांखलिया, एच डी सांखलिया। और एक का नाम है, और एक नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो ये तो जानकारी इनके बारे में पता ही होनी चाहिए। सबसे पहले आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर जिला है। ताम्र पाषाण काल के युग की है। बेड़च नदी, आयर नदी या बनास नदी के किनारे ये बसी हुई है। इसी सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, 2 प्रश्न अलग अलग आते हैं, एक तो ताम्रवती नगरी और एक पूछा जाता है ताम्रवती जननी। तो आप ध्यान रखना, आहार को तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहां के तांबे के सबसे ज्यादा औजार या फिर आभूषण मिले। अब मैं कुछ और चीजें बताने वाला हूं। तो देखिए, आप पहले तो एक ध्यान रखना है, आर्य सभ्यता बेड़च नदी के किनारे, इसको बनास सभ्यता भी कहा जाता है। इसका जो पुराना नाम है वो इसको आघाटपुर या फिर आठपुर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आघाटपुर या फिर आहाटपुर, आघाटपुर या फिर आहाटपुर। और इसका स्थानीय नाम भी ध्यान रखना, क्या नाम है? धूलकोट। इसका स्थानीय नाम, स्थानीय भाषा के अंदर इसको धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, धूलकोट वाला भी, ये भी आप ध्यान रखें। इसके खोजकर्ता आरसी अग्रवाल है। इसके उत्खननकर्ता 4 व्यक्ति, एक तो आरसी अग्रवाल, एक एच डी सांखलिया, अक्षय कीर्ति व्यास और वीरेंद्रनाथ मिश्र। इन चारों व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न वो ऐसे पूछता है, इनमें से कौन सा या फिर इनमें से किसका संबंध आर्य सभ्यता से नहीं है। इसलिए आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए। अब देखिए, कुछ मैं बातें और बताता हूं इससे संबंधित, कि यहां से कौन कौन से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन तो ये हो गया। अब देखिए कि यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, तो आपको ध्यान रखना, एक तो यहां पर तांबे की भट्टियां मिली हुई, भट्टियां, और इसी कारण इसको ताम्र नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या मिला? एक साथ में 6 चूल्हे भी मिले। यहां पर क्या मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। जो यहां के मर्द भांड मिले हैं वो काले व किसके कलर? काले व लाल कलर के, ठीक है। यह बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। 6 चूल्हे मिले, इसका मतलब यहां पर कोई संयुक्त परिवार निवास करता था। कैसा परिवार? संयुक्त परिवार कह सकते हैं भाई। 6 चूल्हे एक साथ में मिले तो संयुक्त परिवार के अवशेष माना जा सकते हैं। 6 चूल्हे मिले। इसके अलावा 2 मुंह वाला चूल्हा भी मिला भाई। 2 मुंह वाला क्या मिला है? 2 मुंह वाला चूल्हा, यह भी ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा बाट मिला यहां से। यहां यह क्षेत्र व्यापारिक का भी केंद्र रहा है। उसके अलावा एक बिना हत्थे का जल का पात्र भी मिला है। यह भी आपको ध्यान रखना है, बिना हत्थे का जल का पात्र, जल का पात्र, यह भी ध्यान रखना है। उसके अलावा जो शव मिला है उसके साथ में आभूषण भी मिले हैं। जो शव को दफनाते थे, शव के साथ आभूषण, शव को दफनाते थे उस समय उसके साथ में आभूषण को साथ में दफनाने की परंपरा भी यहां पर थी। तो ये भी बातें आपको सब ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा जो यहां पर लिखा था ना भाई चावल, तो चावल के अलावा यहां पर गेहूं के अवशेष भी मिले हैं। चावल, गेहूं, उसके अलावा जवार, ये सबको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर पत्थर की नींव का भी प्रयोग किया गया है। पत्थर के नींव का प्रयोग किया गया है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये बातें सब ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आहार सभ्यता से अगर प्रश्न आएगा तो वो इनमें से ही पूछने वाला है भाई, ठीक है ना। काफी कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। आहार सभ्यता बेड़च नदी के किनारे, यहां से काले और लाल मर्द भांड मिले, 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है, बाट भी मिला है, बिना हत्थे का जल पात्र मिला है, शव के साथ आभूषण मिले हैं, पत्थर की नींव के अवशेष मिले और कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया। कच्ची ईंटों के साथ में क्वार्ट्ज का भी प्रयोग किया गया, जो कि उसकी मजबूती के लिए। यहां पर 6 चूल्हे मिले। जो ये आइडिया लगाया जा सकता है
कि यहां से संयुक्त परिवार निवास करते थे। 6 चूल्हे एक साथ में मिलना यानी कि यहां पर संयुक्त परिवार कोई निवास करता था। यहां तक सबको जानकारी क्लियर होनी चाहिए। चावल गेहूं ज्वार के यहां से अवशेष मिले हैं। आर्य सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ताम्र पाषाण कालीन युग की थी। किस काल की? ताम्र पाषाण काल युग की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह प्रश्न कई बार अलग अलग भी पूछा गया है, साथ में भी पूछा गया है, इस तरीके से मैच भी करा के पूछा गया है। अब देखिए पहला इसको देखिए, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर क्या मतलब है? सही उत्तर का चयन करना है। यह सूची फर्स्ट है, यह सूची सेकंड है। गागरोन का युद्ध सबसे पहले वाला, सेकंड नंबर सारंगपुर का युद्ध, और थर्ड है सुमेल का युद्ध और साहेबा का युद्ध। अब मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो गागरोन वाला युद्ध है, वो गागरोन वाला युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन वाला युद्ध आपको पता होगा, महाराणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। महाराणा सांगा के मध्य 2 युद्ध उससे पहले भी लड़ा गया था। एक तो कौन सा? ये गागरोन वाला देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। गागरोन वाला ना, और ये गागरोन वाला कब लड़ा गया? 1519 के अंदर। किस किस के मध्य? एक तो सांगा, महाराणा सांगा की बात हो रही है, ठीक है ना। एक महमूद खिलजी सेकंड है यहां पर, ठीक है ना। और एक ये सारंगपुर वाला, सारंगपुर वाला किसके मध्य लड़ गया? सारंगपुर वाला ये महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट है। और ये कब लड़ा गया था? तो यहां पर तारीख भी लिख के है, ये रही कौन सी? 1437 है भाई, 1437। और इसी युद्ध के बाद में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। और अगला है आपके गिरी सुमेल वाला, ये गिरी सुमेल जो कि जैतारण के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और गिरी सुमेल वाला युद्ध है ना, ये सुमेल वाला, गिरी सुमेल, गिरी सुमेल जो कि मालदेव और किसके मध्य लड़ा गया था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है। अच्छा शेरशाही कर दिया मैंने, शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी के मध्य लड़ गया। और एक है पाहेबा का युद्ध, और यह लड़ा गया था जैतसी और जैतसी जो कि बीकानेर वाला, और उसके अलावा लड़ा गया था मालदेव के मध्य। और यह कब लड़ा गया था? तो यह तो लड़ा गया था भाई, अभी देखिए 1541 और 42, और यह लड़ा गया था 5 जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544। अब देखिए चारों युद्ध है, चारों युद्ध में से कई बार प्रश्न आ चुका है। आपको याद रखना है, सबसे पहले गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध महाराणा सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के मध्य लड़ा गया। और वैसे इसमें जीत भी महाराणा सांगा की होती है, ठीक है ना। और महाराणा सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय को भी सहायता पहुंचाई थी, क्योंकि यह विरोधी था किसका? मोहम्मद खिलजी सेकंड का, और इसीलिए उसने सांगा ने उनकी सहायता भी की थी। और उसके अलावा जो गिरी सुमेल मालदेव वाला युद्ध है, इसके अंदर हुआ ऐसा था, गिरी सुमेल जो कि जैतारण वाला युद्ध है, 5 जनवरी 1544 के अंदर यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर मालदेव के 2 सेनापति कुपा, जैता और कुपा दोनों ने भाग लिया था, जबकि शेरशाह सूरी की ओर से लड़ रहे थे एक तो राजस्थान का शासक कल्याणमल और एक वीरमदेव था मेड़ता वाला। ये दोनों के मध्य युद्ध हुआ और मालदेव इस युद्ध से निकल गया था। और फिर क्या नाम है उसका? जलाल खां जलवानी की मदद से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत गया था। फिर खवास खां को बैठा दिया था जोधपुर के ऊपर। फिर वापस मालदेव चले गए थे सिवाना, और सिवाना से फिर वापस थोड़े दिन बाद में वापस कब्जा कर लेते हैं, और ये ऐसा घटनाक्रम चला था। सिवाना को वैसे मारवाड़ के या फिर मारवाड़ का शरण स्थली भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। शेरशाह सूरी ने इसी युद्ध में कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये वही वाला युद्ध है, गिरी सुमेल जैतारण वाला युद्ध ना। और उसके आगे पाहेबा साहेबा का युद्ध, जो कि मालदेव और किसके मध्य लड़ता रहा?
बीकानेर के शासक कल्याणमल के पिताजी जैत सिंह के मध्य लड़ा गया, ठीक है ना, जिसके अंदर जैत सिंह मारा गया और मालदेव विजय रहे। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है और ये मारवाड़ का पितरहंता शासक भी था। अपने बाप की मारकर ही ये अपने शासन या गद्दी पर बैठा था भाई, ये भी आप ध्यान रखना। और सारंगपुर कुंभा वाला युद्ध जो कि मोहम्मद खिलजी फैस्ट के साथ में ये लड़ा गया था 1437 के अंदर, और महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय की खुशी में चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण किया था, जिसे कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं ना। 9 मंजिला यह विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ, जिसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह भी लिखा हुआ है, विष्णु को समर्पित है। महाराणा कुंभा जिसको स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, ये बातें सब आपको पता होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा इस प्रश्न में गागरोन का युद्ध सबसे पहले 1519, अब ए ऑप्शन में एक किसमें आ रहा है देख लीजिएगा, इसमें भी आ रहा है एक और इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 में से आंसर होगा। सेकंड बी में, सेकंड कौन सा, सारंगपुर, यानी कि आपके आना चाहिए 1437 और 1437 यहां पर सेकंड है, यहां पर थर्ड है। इसका मतलब आपका आंसर सही है, दूसरा ही ऑप्शन आपके सही होगा। दोनों अगला आपके ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो कि सुमेलगिरी का युद्ध जो कि 5 जनवरी 1544, ये रहा सेकंड ऑप्शन आ रहा है। अगला है पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 और 42, ठीक है ना, जो आगे ऑप्शन 4 दे रखा है। तो ये हो गया प्रश्न, पूरी जानकारी। और आपको इन युद्धों का सही से पूरा का पूरा डिटेल में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये वो युद्ध है जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, ये पक्का है भाई। ये वो वाला युद्ध है जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट रहते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन, और यह प्रश्न भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यह प्रश्न भी कई बार आता है प्रश्न। और देखिए सबसे पहला भपक, और यह प्रश्न कई बार रिपीट भी हो चुका है, कई एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग करके भी इसको पूछा गया है, और यहां पर तो साथ में दे रखा है भपंग के जादूगर। अब देखिए सबसे पहले अगर नहीं पता हो तो आपको अलगोजा वाला तो सबको पता होगा, कौन है, रामनाथ चौधरी। तो आप सीधा सा ध्यान लगा सकते हैं, सी ऑप्शन अलगोजा है, उसके अंदर रामनाथ चौधरी आना चाहिए। तो देखिए हम सी वाला देख लेते हैं सबसे पहले, यहां पर से है, मतलब 4 ऑप्शन आ रहा है, और यहां पर से 3 आ रहा है, यहां पर से 3, अच्छा यहां पर से 2 आ रहा है, और यहां पर से 3 आ रहा है, और यहां पर से 3 आ रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन से आपका आंसर सही हो रहा है। अलगोजा रामनाथ चौधरी से ही ऑप्शन ए वाला सही हो रहा है, देख लीजिएगा। अब देखिए जो ए है भपंग, भपंग के अंदर सेकंड नंबर यानी कि जहर खां मेवाती है ना। उसके अलावा आगे नर है, नर जो कि करना भील 3 नंबर, यह देख लीजिएगा करना भील। अगला है सी ऑप्शन जिसके अंदर 4 आएगा, रामनाथ चौधरी, और खड़ताल के जादूगर जिसका क्या नाम है, सदिखा मांगनियार। तो आपको ये चारों के चारों याद होने चाहिए। भपंग के जादूगर जिसका क्या नाम है, भपंग के जादूगर जिसका नाम है जर खां, ठीक है। अब अगला है नड़, नड़ वाले में करना भील है, करना भील, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है इसलिए बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा जो अलगोजा है, अलगोजा जिसके कौन है, रामनाथ चौधरी। इनमें से अगर आपको एक भी पता होता तो भी यह प्रश्न हो सकता था, रामनाथ चौधरी। उसके अलावा एक बचा है, कौन बचा है, अलगोजा हो गया, बपंग हो गया, और फिर खड़ताल, खड़ताल के जादूगर, खड़ताल जो कि कौन है, सदिक खां मंगनियार। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। बपंग का ये प्रश्न कई बार पूछा गया, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रिपीट हो चुका है कई बार, अलग अलग भी पूछा गया है, जैसे बपंग का जादूगर कौन है ऐसे भी पूछा गया है, और ये साथ में मिलान वाले भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बपंग जिसका जादूगर जहर खां मेवाती, नर जिसका करना बेल, और अलगोजा जिसका रामनाथ चौधरी, और खड़ताल जिसका सदिक खां मांगनियार, इसका क्या है, जादूगर है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी सीरीज लगातार ऐसे ही चलने वाली है,
और जब तक 500 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये सीरीज जारी रहेगी। उसके बाद में आगे देखते हैं, फिर ये 500 कंप्लीट होंगे तो 500 और भी लेके आ जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कुछ किलों के नाम दे रखे हैं। ये देखिए लालगढ़, लालगढ़ सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो लालगढ़ कहां पर है? बीकानेर के अंदर है भाई। त्रिपुर सुंदरी जो वसुंधरा राजे के है ना, यहाँ देवी के पूजा करने भी एक बार गई हुई थी और अभी भी जाती है। उनकी आराध्य देवी का मंदिर भी है यहाँ पर, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, गागरोन का किला, गढ़ गागरोन है ना, जो कि झालावाड़ के अंदर है। और नाकोड़ा जो कि जैन पार्श्वनाथ का मंदिर, जो कि बाड़मेर के अंदर है। अब देखिए लालगढ़ प्लेस जो कि बीकानेर है, बीकानेर ऑप्शन है 3, यानी कि ए में 3 ऑप्शन आना चाहिए। ये तो पहले से ही गलत हो गया, ए में 3 मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब यहां पर ये तो पहले से ही कट गया। और इसके अंदर क्या है? 3 मतलब ये हो सकता है। अगला है त्रिपुरा सुंदरी, यानी कि बांसवाड़ा। चौथा ऑप्शन किसमें है? डी में चौथा ऑप्शन यहां पर भी है और यहां पर ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये तो कट गया। इसका मतलब आंसर नंबर 3 एकदम सही है। आंसर ऐसे ही करना है, हमें सबसे पहला जो पता होगा उसको सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे। उस हिसाब से आगे वाले अगर हमें नहीं भी आए तो भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। ये अगर प्रश्न हो गया, सी में एक आ रहा है, यानी कि गागरोन, गागरोन यानी कि झालावाड़ के अंदर स्थित है। अगला नाकोड़ा जो कि जैन पार्श्वनाथ का मंदिर है, नाकोड़ा जो कि बाड़मेर के अंदर है, ये रहा बाड़मेर। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न कंप्लीट। ये भी प्रश्न सबको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है, अकेला पूछा गया है ये जो नाकोड़ा वाला, और ये त्रिपुर सुंदरी कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, रिपीट भी होते हैं। अगला प्रश्न आभूषण से संबंधित है। देखिए टोटे, टोटे टोटी आभूषण है वो। देखिए टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से को पहने जाता है? ध्यान रखना, टोटी आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ऑप्शन आपके पास में है, क्या नाक में पहना जाता है, क्या हाथ में पहना जाता है, क्या कटे या फिर कमर में पहना जाता है, या फिर कान में पहना जाता है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कान होगा भाई। टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। उसके देखिए कान के और भी है, कर्णफूल है भाई, कर्णफूल है, कर्णफूल है। उसके अलावा बाली है। उसके अलावा क्या हो सकता है? अरंग पता है। उसके अलावा क्या हो सकते हैं? कोई बताएगा? पत्ता है। देखिए एक और पूछा जाता है, रखन। ये ध्यान रखना, दांतों का है, दांत का। ठीक है, एक आता है टीडो, टीडो भड़को, टीडो और भड़को जो कि सिर का है। मादलिया गले का है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। आभूषण के बारे में एक प्रश्न आता है, हर बार आता है और आपको पता होना चाहिए। हाथ का एक आभूषण गोखरू। हाँ, एक हमारे एक इधर गोखरू कान में भी होता है, लेकिन गोखरू एक हाथ का भी आभूषण है, ये भी ध्यान रखना, एक कान का भी है। ठीक है, वो पुरुषों का है, लेकिन ये ध्यान रखना। करणकटे, करणकटे जो कमर के अंदर पहना जाता है। तो ये आभूषण मैन है जो याद रखना, तो याद रखना होगा। चलते हैं हमें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हवा महल से संबंधित। महलों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है और ऐसे प्रश्न हमें तैयार करके करने होंगे। अब देखिए हवा महल, हवा महल जो कि कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है, और इसके बारे में हमें कथन पर विचार करना है। और नीचे दिए गए कोड के में से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, और प्रश्न उत्तर दीजिएगा। हवा महल जो कि एक 5 मंजिला संरचना है, एकदम बात सही है। हवा महल जो कि 5 मंजिल का है भाई। कितना मंजिल का है? 5 का है। और 5 मंजिल कौन कौन से है? एक तो शरद, एक रतन, और एक प्रकाश, और एक विचित्र, और एक कौन सी है? एक तो खुद हवा महल हो गया ना। तो ये पांचों मंजिल के नाम याद होना चाहिए। शरद, रतन, प्रकाश, विचित्र और हवा। ये 5 मंजिल का हवा महल बना हुआ है। किसने बनाया था? उस्ताद चंद ने ना, उस्ताद चंद ने, मूलचंद उस्ताद ने, मूलचंद उस्ताद ने।
मूलचंद उस्ता ने, मूलचंद उस्ता द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और देखिए हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह बात एकदम सही है, यह बात एकदम सही है। मतलब पहला ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन भी सही है। हवा महल में 983, यही गलती है क्योंकि 953 है भैया, 953 है। झरोखे या फिर जटिल डिजाइनों से सजाई गई है और खिड़कियां हैं हवा महल के बारे में, ठीक है। तो यहां पर 953 है भाई, 983 नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां 983 नहीं है, 953 है। इसका मतलब दो ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ये रहा बी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। तो हवा महल, हवा महल कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। 5 मंजिला इमारत है भाई हवा महल। और किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा इनका निर्माण कराया गया। मूलचंद उस्ता इसके वास्तुकार है ना, ये भी ध्यान होना चाहिए। 953 खिड़कियां हैं इसके अंदर और ये 5 मंजिला, पांचों मंजिला आपको याद होनी चाहिए। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये पांचों मंजिल आपको पता ही होनी चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों से संबंधित प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अब देखिए, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम स्थल कहां से होता है? कोमलगढ़ किले से होता है और अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें से कौन सी वो नदी है जिनकी ये सहायक नदियां हैं? क्या बनास नदी है, क्या चंबल नदी है, क्या लूणी नदी है, क्या माई नदी है? इस प्रश्न का तो सही आंसर बनास नदी हो गया भाई, क्योंकि बनास नदी के ही ये बेड़च, कोठारी, मोरेल ये सहायक नदियां हैं। कोठारी भीलवाड़ा के अंदर है ना, बेड़च। अब देखिए बनास नदी है ना, बनास नदी आपके कहां से निकलती है? बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनौर की पहाड़ियां ना, खमनौर की पहाड़ियां से यह नदी, खमनौर की पहाड़ियां, खमनौर की पहाड़ियां से यह नदी निकलती है। लगभग देखिए उदयपुर के अंदर भी चलती है, राजसमंद में, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर और कौन सा टोक, भीलवाड़ा ना और सवाई माधोपुर होते हुए सवाई माधोपुर के अंदर ये देखिए ध्यान रखना, इस ये नदी है वो 3 त्रिवेणी संगम भी बनाती है। कितने? 3 त्रिवेणी, 3 त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां कहां पर बनाती है? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही यही है। एक तो है आपके बिगोद, बिगोद कहां पर पड़ता है भैया? बिगोद पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा ना। एक है राजमहल टोंक, राजमहल कहां पड़ता है? ये राजमहल, तो ये राजमहल पड़ता है टोंक के अंदर। भीलवाड़ा, बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक तो बनास है, एक तो बनास है, एक बेड़च है, एक मेनाल है। ये 3 नदियां हैं जो कि यहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। उसके अलावा टोंक में एक बनास है, एक खारी है, एक डाई है। उसके अलावा एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बनाती है रामेश्वर के अंदर, रामेश्वरम, रामेश्वर है ना। और ये कहां पर है? ये सवाई माधोपुर के अंदर भाई, सवाई माधोपुर के अंदर। यहां कौन कौन सी नदियां हैं? यहां पर देखिए एक तो बनास खुद है, एक चंबल है और एक है सीफ। कौन से हैं? सीफ। यही 3 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है त्रिवेणी संगम के बारे में। ये 3 त्रिवेणी संगम बनाते हैं। एक तो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बनास, बेड़च, मेनाल, ठीक है ना। ये 3 नदियां जो कि बिगोद के अंदर, राजमहल टोंक के अंदर, बनास, खारी, डाई और बनास, चंबल, सीप जो कि रामेश्वर के अंदर। और रामेश्वर के अंदर ही जो रामेश्वर घाट है वहीं ही ये बनास नदी है वो चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। बनास नदी राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पहले इसके 480 भी मिलती है कहीं कहीं लंबाई, लेकिन वर्तमान आप याद रखना 512 किलोमीटर है, ठीक है ना। 512 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई जो कि खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है
और अरावली की पहाड़ियों को चीरती हुई आगे सवाई माधोपुर में रामेश्वर के अंदर आपके मिल जाती है, किसमें, चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। और इसे जो बनास नदी है उसके देखिए बेड़च है, कोटारी है, मोरेल है, खारी है, डाई है, बेड़च है, मिनाल है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। उसके अलावा काली सील भी है जो कि करौली से आकर भी इसमें मिलती है, मोरेल जो कि जयपुर से आकर मिल जाती है, ये डाई वगैरह, ये डाई आपके टोक से आके मिलती है ना, और खारी आपके कहां से, एक आपके अजमेर से भी आके मिलती है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए इस नदी के बारे में, क्योंकि अक्सर पसंद इन दो नदियां, ये तीन नदियां, ऊपर जो चार नदियां दे रखी ना, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही नदियां इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको बनास नदी के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां पर अवस्थित है? क्या बीकानेर में है, क्या जयपुर में है, क्या उदयपुर के अंदर है, या फिर जोधपुर के अंदर है? तो ये तो सबको पता है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी जो कि कहां पर है, बीकानेर के अंदर स्थित है भाई, ये तो बीकानेर के अंदर स्थित है, ये सबको पता होना चाहिए, ये पता भी होना चाहिए, और पता नहीं है तो पता कर लेना, ठीक है ना, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके अलावा हम कल और देखने वाले हैं। देखिए बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर है भाई, ठीक है ना, भरतपुर, ठीक है, स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, ये विष्णु स्तंभ है ना, विष्णुवर्धन का विजय स्तंभ है ना, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ध्यान रखना, क्या ये सल्तनत काल का माना जाता है, या फिर ये मुगल काल का है, या फिर मौर्य काल का है, या फिर गुप्त काल का है? तो ये किस काल का है, ये आप बताइएगा। ये गुप्त काल का है भाई, किस काल का है, गुप्त काल का, ये गुप्त काल का है। आपको बता दें राजस्थान के अंदर इसके अलावा एक विजय स्तंभ और है, कहां पर है वो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कहां पर है भैया, कीर्ति स्तंभ, वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़। किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनाया था ना, महाराणा कुंभा, कल ही मैंने एक बताई थी, महाराणा कुंभा ने अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की थी, उसके अलावा हाल गुरु, चाप गुरु, ये सब उपाधियां इसी की है भैया, ठीक है ना, इसके अलावा भी ये ध्यान रखना। और ये किसको समर्पित है कीर्ति स्तंभ जो ये वाला, ये विष्णु को समर्पित है भैया, विष्णु भगवान को, जो कि 15वीं शताब्दी का है भैया। कब बना था इसको, 1437 के जो युद्ध हुआ था ना तारंगपुर वाला, उस युद्ध में विजय के बाद इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। ये कितना मंजिला है, 9 मंजिल है भैया, कितना मंजिल, 9 मंजिल। तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, भगवान विष्णु को समर्पित है, मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा को जो कि स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, महाराणा कुंभा जिसको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि भी धारण की थी। यह कीर्ति स्तंभ आपको ध्यान होगा, और यह कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा की, मोहम्मद खिलजी की जो कि सारंगपुर विजय हुई थी, उसके बाद में उस खुशी में इसको ये स्थापना करवाई गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको सबको पता होनी चाहिए। जितने भी आज प्रश्न पढ़े हैं सब बढ़िया प्रश्न थे, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी। और ये क्लास हमारी लगातार जारी रहेगी भैया, जब तक 500 क्वेश्चन टोटल पूरे नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आगे एक और नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद आपका।